हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली लॉज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो बेस्ट फुटबॉलिंग माइंड्स है कि जिनको पता है हाउ टू डेवलप फुटबॉल। उन्होंने कल मीटिंग की। मैं बात कर रहा हूँ एएफएफ की एक्सको कमेटी की, जिनकी कल मीटिंग में इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग कुछ की डिसीजन लिए गए हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिसीजन था रिगार्डिंग मनोलो मार्केस फ्यूचर, जो कि फाइनली यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। मनोलो मार्केस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया गया है। वैसे मनोलो मार्केस ने तो अप्रैल में ही एएफएफ को बोल दिया था, जब सुपर कप चल रहा था तभी, कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एएफएफ यहाँ पे अपनी ओर से कोशिश कर रहा था उनको कन्विंस करने के लिए कि आप आगे कंटिन्यू करें, बट वो फाइनली यहाँ पे उन्होंने अपने डिसीजन पे अड़े रहे और उन्होंने नेशनल टीम की जो जॉब है उसको छोड़ दिया है। ऑन दी अदर साइड एएफएफ ने अब यहाँ पे एक जॉब एप्लीकेशन निकाला है रिगार्डिंग दी न्यू नेशनल टीम हेड कोच रोल, एंड उसमें देखते हैं किस तरह के क्राइटेरिया वो सेट करते हैं। एंड अभी आपके पास टाइम भी है। वैसे यहाँ पे सितंबर में अभी आपने कोई मैच फिक्स किया नहीं है, तो अगर वो वहाँ पे आप मैच फिक्स नहीं करते हो तो सीधा नेशनल टीम का जो मैच है वो अक्टूबर में क्वालिफायर मैच है अगेंस्ट सिंगापुर, तो उससे पहले देयर इज इनफ टाइम टू अपॉइंट अ न्यू कोच। अब इसमें विद इन एएफएफ दो यहाँ पे यू कैन से की पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडियन कोच को अपॉइंट करना चाहिए, जिसमें दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, एक तो खालिद जमील, दूसरा संजय सेन। एंड दूसरी साइड कुछ लोग फॉरेन कोच का भी बोल रहे हैं। बट आई थिंक लास्ट ईयर जो हमने एएफएफ ने जो प्रोसेस फॉलो किया एंड जिस तरह से मनोलो मार्केस की अपॉइंटमेंट हुई वो हम सबको पता है किस बेसिस पे हुई थी, कि भाई आपने फाइनेंशियल यू कैन से कि क्रम्बल में थे आप, एंड आपको यहाँ पे फाइनेंशियली यू कैन से कि जो कुछ आपने पैसा ईगोस्ट मैच के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट में लॉस किया उसका कवर अप करने के लिए आपने ड्यूअल रोल वाला कोच अपॉइंट किया था। तो आई थिंक इस बार एटलीस्ट एएफएफ की ओर से एज सेंसिबिलिटी तो यहाँ पे होनी चाहिए कि भाई ड्यूअल रोल वाला कोच आई डोंट थिंक सो कि नेशनल टीम की जॉब के लिए अभी एट द मोमेंट वर्क करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए। खालिद जमील को भी फॉर एग्जांपल अगर वो लाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जमशेदपुर में भी वो कर रहे हैं और यहाँ पे नेशनल टीम भी कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट होनी चाहिए कि भाई जो भी कोच बने फुल टाइम कोच होना चाहिए, ताकि वो भाई पूरा यहाँ पे फोकस नेशनल टीम की जॉब के ऊपर कर पाए। दूसरी चीज़ आई थिंक जो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो है कि भाई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बिकॉज दैट प्लेज अ क्रूशल रोल। जो इंटरनेशनल टीम को मैनेज करना है एंड एक क्लब टीम को मैनेज करना है, इट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट यू कैन से कि स्किल सेट टू बी ऑनेस्ट। एंड तीसरी चीज़ कि आपको ऐसा कोच लाना पड़ेगा कि जो भाई सीधा ही आके रिजल्ट डिलीवर करे, क्योंकि आपके पास सेटल होने का टाइम नहीं है। मनोलो मार्केस के पास वो था, सितंबर अक्टूबर नवंबर की जो लास्ट विंडो थी उसमें उनको टाइम मिला था वो 4-5 मैचेस की, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट एंड वो सारी चीज़ें कर सकते थे, एंड देन आपका मार्च में क्वालिफायर स्टार्ट हुआ। बट अब जो नया कोच आएगा उनके लिए सीधा ही भाई यहाँ पे अक्टूबर में जो है वो सिंगापुर के सामने क्वालिफायर मैच है, तो आके ही उसको रिजल्ट यहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये लोग किसको अपॉइंट करते हैं। तो पहला डिसीजन तो भाई मनोलो मार्केस का सेक या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का हुआ, एंड अब नया प्रोसेस स्टार्ट किया है। दूसरा एक जो की डिसीजन उन्होंने लिया है वो ये है कि भाई जो साफ कंट्रीज के प्लेयर्स है उनको इंडिया में जो आई लीग एंड आईएसएल है उसमें अब एज ए फॉरेनर नहीं काउंट किया जाएगा, उसको एज ए डोमेस्टिक प्लेयर ही काउंट किया जाएगा। ये डिसीजन लास्ट मंथ बांग्लादेश ने भी अपनी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें लिया था। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि जो साफ की मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रपोज किया गया था कि विद इन साफ यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ है वो अपनी जो डोमेस्टिक लीग्स है उसमें साफ कंट्रीज़ के जो प्लेयर है उनको डोमेस्टिक प्लेयर काउंट करे, ताकि उनको भी यहाँ पे कम्पिटिटिव मैचेस खेलने को मिले। एंड ये जो आइडिया है वो साफ में भी आपको पता है किसने प्रपोज किया था, हमारे वन एंड ओनली मिस्टर कल्याण चौबे ने। तो अब आपने आइडिया प्रपोज किया है तो आपको अपनी कंट्री में तो वो ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इस डिसीजन से कुछ लोग यहाँ पे एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। इससे पहले पास्ट में हमने देखा है जमाल भुयान जो बांग्लादेश के कैप्टन है वो यहाँ पे आई लीग में खेल चुके हैं। भूटान के आई थिंक जो चेंचो कैप्टन थे उन्होंने भी आई थिंक आई लीग में खेल चुके हैं, बट तब वो एज अ फॉरेनर खेलते थे, अब वो यहाँ पे आगे डोमेस्टिक प्लेयर के तौर पर यहाँ पे खेल सकते हैं। दूसरा एक यहाँ पे कंसर्न आता है कि भाई जो बांग्लादेश और वो सब ओसीआई प्लेयर ला रहा है, तो भाई हमजा चौधरी का फॉर एग्जांपल केस है। हमजा चौधरी यहाँ पे अब आईएसएल में भाई एज ए डोमेस्टिक प्लेयर खेल सकता है, वो फॉरेनर में काउंट नहीं होगा, जबकि वो खेल रहा है इंग्लैंड के यहाँ पे सेकंड डिवीजन में खेल रहा था। तो अब इसका क्या आपके पास रोड मैप है? एंड ये अभी उन्होंने आइडिया वहाँ पे प्रपोज किया है। आई थिंक
जो लीग ऑर्गेनाइजर्स होंगे, ऑब्वियसली अगर आपको आईएसएल में इंप्लीमेंट करना है तो लीग ऑर्गेनाइजर्स के साथ डिस्कस करके ही यहाँ पे करना पड़ेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि इससे इंडियन प्लेयरों का जो गेम टाइम है वो और ज़्यादा कम होगा। लीग की कंपिटिटिवनेस में भी थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, बट ऑन दी अदर साइड प्लेयरों का जो गेम टाइम है वो भी यहाँ पे कम होगा। सो प्लस एंड माइनस इसके दोनों है। एक चीज़ और है कि भाई अगर बांग्लादेश और भूटान और उन सब के अगर प्लेयर यहाँ पे आके खेलेंगे तो मे बी वहाँ के लोग भी आईएसएल को फॉलो करेंगे या फिर आई लीग को फॉलो करेंगे थोड़ा सा, वो यहाँ पे यू कैन से कि प्लस पॉइंट हो सकता है। उसी के साथ यहाँ पे ये भी डिस्कस हुआ कि भाई आईएसएल एंड आई लीग में फॉरेनर्स का जो यहाँ पे नंबर्स है उसको लोअर डाउन किया जाए ताकि स्ट्राइकर पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्लेयर को मौका मिले। तो आई थिंक वो तो पूरी ही मतलब यू कैन से कि इनसेंसिबल बात है, क्योंकि आप अगर एक भी फॉरेनर रखोगे आईएसएल और आई लीग में अलाउ करोगे तब भी भाई क्लब्स विल साइन अ स्ट्राइकर, ये रियलिटी है। अगर क्लब्स को मौका दिया जाए कि भाई आपको एक ही फॉरेनर साइन करना है, दे विल गो फॉर अ स्ट्राइकर भाई, बिकॉज एवरीवन भाई वांट्स अ गोल्स। आपको भाई गोल नहीं स्कोर करोगे तो आप मैच नहीं जीतोगे, सिंपल एज दैट। तो इसके लिए भाई ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। अगर आप फॉरेनर्स कम कर दोगे तो आपकी लीग की कंपिटिटिवनेस और डाउन हो जाएगी। तो वो जो आपको वहां से बर्डन पड़ेगा, ऑलरेडी आपके प्लेयर भाई आईएसएल से इंटरनेशनल लेवल पे स्विच नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज दोनों के कंपिटिटिवनेस लेवल में दोनों की जो यहाँ पे गेम की इंटेंसिटी है उसमें डिफरेंस है। तो ऊपर से अगर आप और फॉरेनर कम कर दोगे तो आपके प्लेयरों का लेवल भाई और ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि नीचे गिरने का चांस है। एंड ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई कोई भी क्लब यहाँ पे अगर 2 फॉरेनर्स है तो उसमें भाई स्ट्राइकर पे इंडियन प्लेयर ही खिलाएगा, वो स्ट्राइकर पे फॉरेनर्स ही खिलाएगा भाई। सो ये यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस हुई है। तीसरी एक चीज़ डिस्कस हुई कि भाई अंडर 23 टीम को यहाँ पे आई लीग में उतारा जाए एज ए एशियन गेम्स प्रिपरेशन। तो ये लास्ट ईयर भी उन्होंने बोला था सेम फॉर दी अंडर 20 टीम्स, बट बजट तो है नहीं, तो आपके पास रिसोर्सेज है नहीं और आप फालतू की बातें डिस्कस करते हो। आइडिया अच्छा है बट वेयर आर दी रिसोर्सेज। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप अंडर 23 टीम को उतारना चाहोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर फ्रॉम आईएसएल क्लब्स, तो वो अपने आईएसएल में बिजी होंगे, तो प्लेयरों को रिलीव करना एक यहाँ पे बड़ा इश्यू होगा। सो ये यहाँ पे आपके पास आइडियाज़ है बट उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्लान नहीं है। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई उसमें थी कि भाई बजट यहाँ पे जो है 25-26 वो यहाँ पे सामने रखा गया, बट 6 महीने का, क्योंकि जो एफएसडीएल का पैसा है वो आपको 31 दिसंबर 2025 तक ही मिलने वाला है। तो इसीलिए भाई इन्होंने बजट भी भाई 6 महीने का ही रखा है, 6 महीने का बाकी है। तो दैट शोज कि भाई फाइनेंशियली कितना इनस्टेबल एएफएफ एट द मोमेंट है। उनके पास पूरे साल का यहाँ पे बजट भी रखने के लिए नहीं है। उसके अलावा आई लीग रेलीगेशन एंड जो एफएसडीएल के साथ मास्टर राइट एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एंड वहाँ पे वो होप कर रहे हैं कि 18 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद ये दोनों मैटर के ऊपर क्लियरिटी मिलेगी। आई लीग का जो रेलीगेशन है उसमें अभी भी अपील कमेटी का डिसीजन नहीं आया है रिगार्डिंग दी एससी बेंगलुरु। सो वो यहाँ पे जब भी डिसीजन आएगा उसके बाद आई लीग का रेलीगेशन भी हमें पता चलेगा। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई है मोटा मोटी। एंड इसमें ज़्यादातर यू कैन से कि जो ये हमारे ब्रिलियंट फुटबॉलिंग माइंड्स है उन्होंने अपना क्या बोलते कि लेवल दिखा दिया है। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं एएफसी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में, बिकॉज कल वहाँ पे भाई हमें साफ कंट्रीज की ओर से धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। सबसे पहले तो भाई इंडिया ने इराक को 5-0 से हरा दिया है। एंड ऑन दी अदर साइड थाईलैंड ने मंगोलिया को 11-0 से हरा दिया है। दैट मीन्स कि जो 5 जुलाई को इंडिया वर्सेस थाईलैंड का मैच है वो यहाँ पे डिसाइडर मैच होगा कि क्या भाई इंडिया क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिंपल सा है, अब थाईलैंड को अगर वो बीट करेंगे सीधा ही क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर ड्रॉ करेंगे देन थिंग्स विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दोनों के यहाँ पे पॉइंट सेम है, दोनों के एट द मोमेंट जीडी भी सेम है। अगर ड्रॉ हुआ तो अगेन जीडी सेम रहेगा। एंड एएफसी का जो ऑफिशियल रूल्स है वो ये कहता है कि अगर दोनों टीमों के बीच में लास्ट मैच है एंड वो अगर ड्रॉ होता है देन पहले तो आपका हेड टू हेड देखा जाएगा जो कि ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, एक ही मैच है तो। उसके बाद आपका जीडी देखा जाएगा वो भी सेम होगा, गोल स्कोर देखा जाएगा वो भी सेम होगा। एंड उसके बाद इट विल बी डिसाइडेड ऑन पेनल्टी शूट आउट। तो जी हाँ, अगर थाईलैंड वर्सेस इंडिया का मैच ड्रॉ रहा देन दैट मैच विल बी डिसाइडेड ऑन पेनल्टी शूट आउट एंड उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिसाइड होगा। बट इंडिया शुड गो विद द माइंडसेट ऑफ विनिंग दैट मैच टू बी ऑनेस्ट। एंड इराक वाले मैच की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम ने यहाँ पे
नो डाउट गोल मारे, लेकिन इराक की गोलकीपर ने भी काफ़ी हेल्प की। एंड ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस बोलूँगा कि जो मंगोलिया, तिमोर लेस्ते, इन इराक, तीनों मैचेस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये मैच में मेरे को डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस टीम की ओवरऑल लगी, बिकॉज उतना ज़्यादा गेम को आप डोमिनेट भी नहीं कर पाए, कंट्रोल भी नहीं कर पाए। एंड सामने जो नेक्स्ट चैलेंज आपका है वो है थाईलैंड, जो कि टेक्निकली अच्छी टीम है। कल मैं उनका मंगोलिया वाला मैच भी देख रहा था, तो दे लुक्स टेक्निकली रियली रियली सुपीरियर। एंड आई थिंक हमारी जो बैकलाइन है वो मेरे को कहना कि उतना कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं दे रही है। सो दैट इज द चैलेंज वी हैव टू ओवरकम अगेंस्ट थाईलैंड। सो एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहने वाला है, एंड कैसे भी करके हमें थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो देखते हैं किस तरह से हमारी टीम वहां पे परफॉर्मेंस दे पाती है। ऑन दी अदर साइड नेपाल ने भी भाई कल श्रीलंका को हरा दिया है, एंड उसी के साथ उनका भी भाई ग्रुप इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि उनका एंड उज्बेकिस्तान का भी सेम सिनारियो है जैसा इंडिया एंड थाईलैंड का है। दोनों के भाई पॉइंट सेम है, जीडी सेम है, तो उनका भी जो नेपाल वर्सेस उज्बेकिस्तान मैच है दैट विल बी डिसाइडर। एंड वो भी अगर मान कि ड्रॉ होता है तो वो भी भाई पेनल्टी शूटआउट में डिसाइड होगा। तो नेपाल एंड इंडिया के लिए एट द मोमेंट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम है, या तो आप मैच जीतो या फिर अगर आप ड्रॉ करते हो तो पेनल्टी शूटआउट में जीतो, ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। तीसरी कंट्री जो साफ से यहाँ पे कंटेंशन में थी, बांग्लादेश, उन्होंने भाई यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फर्स्ट एवर टाइम बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ने भाई एशियन कप ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कल उन्होंने म्यांमार को भाई एक इंपॉर्टेंट मैच में 2-1 से हराया। एंड ऑन दी अदर साइड उनके ग्रुप में जो बहरीन वर्सेस तुर्कमेनिस्तान का मैच था वो ड्रॉ रहा, तो इसी के चलते उनको भाई ऑफिशियली क्वालिफिकेशन मिल चुका है। एंड बांग्लादेश बिकम्स द फर्स्ट एवर कंट्री की जो लोएस्ट फीफा रैंक है, एंड उसके बावजूद भी वो यहाँ पे यू कैन से कि एशियन कप क्वालिफाई किया है। उनकी रैंकिंग है 128, तो वो लोएस्ट फीफा रैंक टीम बन चुकी है जो एशियन कप क्वालिफाई कर चुकी है। एंड व्हाट अ रिजल्ट, 55th रैंक म्यांमार को उन्होंने जिस तरह से हराया है, ग्रेट रिजल्ट। एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर कोच बटलर। आई थिंक बटलर के ऊपर भाई इससे पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना था। सिमिलर सिचुएशन था जो आई थिंक हमारे थॉमस डेनेबरी के साथ था, क्योंकि यहाँ पे मतलब सिचुएशन वाइज सेम था कि आप देखिए बटलर के यहाँ पे साफ चैंपियनशिप उन्होंने जिताई, ग्रेट फॉर बांग्लादेश वुमेन्स टीम। उसके बाद आप देखिए उनकी सीनियर प्लेयरों के साथ थोड़ी सी यहाँ पे अनबन लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया, फिर कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके साथ उन्होंने पैचअप किया, उनको वापस बुलाया, जैसे रितु हो गई, रितु पूर्णा और वो सब। एंड उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने डिसिप्लिन टीम में इंप्लीमेंट किया, टीम को यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग और सब की। एंड उसके बाद आप देखिए दे आर इनटू द एशियन कप। सो व्हाट अ रिजल्ट फॉर देम, एंड ग्रेट अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश वुमेन्स टीम। एंड कल की आप देखिए मैच जो थी म्यांमार के सामने, उसमें भाई ऑलमोस्ट 200 के तक वॉचिंग जा चुकी थी, 180-190 के तक। तो दैट शोज द भाई क्रेज अबाउट वुमेन्स टीम इन बांग्लादेश। जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है अपनी टीम को, इट वॉज क्रेजी। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस भी भाई यहाँ पे बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ने दी है, it's a commendable performance and congratulations to Bangladesh for qualifying into the women's Asian Cup. Let's hope so नेपाल एंड इंडिया भी क्वालिफाई कर जाए, ताकि साफ की जो तीनों कंट्रीज है वो हमें भाई यहाँ पे AFC वुमेन्स एशियन कप में देखने को मिले। लास्ट में भाई बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट ने भाई अपनी जो नेक्स्ट सीजन की फॉरेन साइनिंग है वो यहाँ पे अनाउंस कर दी है। एंड दैट इज़ चीमा नुनेस, 27 ईयर ओल्ड स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि स्पेन के 3rd डिवीज़न में खेल रहे थे। एंड जो सेविया की एकेडमी है वहाँ से वो डेवलप होके आए हैं। एंड नेस्टर एल्बियाच है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे वो आए हैं। देखते हैं किस तरह से वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।